हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम प्रैक्टिस 4 करेंगे और एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सभी को सम्मिलित किया गया है। अब हम चलते हैं खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण। इसका भाग फर्स्ट, तो भाग फर्स्ट है, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है प्रश्न प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर 1 से 4। 1 से 4 जो क्वेश्चन है, प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग लुप्त है। दी गई ए बी सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में लिखें। अब पहला क्वेश्चन है, यहाँ प्रश्न आकृति बनी हुई है। प्रश्न आकृति इस प्रकार से है। उसके बाद उत्तर आकृति में विकल्प ए, बी, सी और डी विकल्प दिए गए हैं। अब हमें इस आकृति को पूरा करके बताना है इनमें से कौन सी आकृति आएगी। तो हम ये लाइन इधर भी पूरी है तो इसको क्या करेंगे, नीचे लो बढ़ा देंगे इस प्रकार से। उसके बाद ये बना हुआ तो इसको हम बना देंगे इस प्रकार से। उसके बाद ये लाइन पूरी यहाँ बनी हुई तो इसको भी इस प्रकार बना देंगे इस प्रकार। तो अब देखेंगे कि ये जिस पर हमने ये डार्क किया है इस प्रकार का ये जो बॉक्स बना है इस प्रकार, तो इस प्रकार का बॉक्स कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए, तो यहाँ आंसर मिल जाता है पहले क्वेश्चन का विकल्प ए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर है विकल्प नंबर 1 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार बना हुआ तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ कट लगा हुआ तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको इससे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ इस लाइन को क्या कर देंगे हम पूरा। अब देखेंगे इस प्रकार की आकृति हमें किस विकल्प में मिलेगी। तो विकल्प ए है, तो विकल्प ए देखते हैं। विकल्प ए इसके जैसा है तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, विकल्प नंबर ए। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार आकृति बनी हुई है तो हम इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार पूरा कर देंगे इसको। इस प्रकार से। अब यहाँ ये प्लस का साइन है, ये गुणा का, तो इधर गुणाकार है तो यहाँ किसका साइन आएगा, प्लस का। तो यहाँ हमें प्लस का साइन लगाना है, प्लस। उसके बाद इसको पूरा करेंगे तो इसको इस प्रकार से पूरा कर देंगे और इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब देखेंगे किस विकल्प में इस प्रकार की आकृति बन रही है। अब विकल्प देखते हैं कि इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में, ए में। तो यहाँ गुणा का साइन है, ये तो बनेगी नहीं। यहाँ भी, यहाँ इस प्रकार की आकृति बन नहीं रही। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ सी विकल्प देखेंगे, सी में भी ऐसा नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे आगे विकल्प डी, और विकल्प डी में क्या है, इस प्रकार बना हुआ, यहाँ प्लस है तो प्लस आ रहा। यहाँ इस प्रकार क्या करती है, यहाँ इस प्रकार की बनी हुई है, तो हमारा आंसर आया डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको पूरा कर लेंगे
इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ ये एरो बनी हुई है तो इसको क्या बना देंगे, इस प्रकार बना देंगे। और यहाँ देखेंगे ये इस प्रकार की ये आकृति किस विकल्प में दी गई है ये। उसके बाद हम ये लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन खींचने के बाद देखेंगे कि किस विकल्प में, पहले में तो एक ही लाइन है तो ये तो बन नहीं रहा। उसके बाद इसमें एक लाइन ये रही, एक ये रही, और बीच में इस बिंदु से इस बिंदु पर ये लाइन मिल रही है। तो आंसर कौन सा बना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बना हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद हम इसी खंड फर्स्ट के भाग 2 की ओर चलते हैं और पहले निर्देश पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। तो प्रश्न संख्या 5 से 8 प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में लिखें। तो अब इस प्रकार की तीन आकृति दी गई हैं और उसके बाद हमें चौथी आकृति का पता करना है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। तो यहाँ प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति विकल्प के रूप में ए, बी, सी, डी दिया है। तो यहाँ एक वृत्त बना हुआ, तो यहाँ एक वृत्त बना और उसके बाद एक छोटा वृत्त बना और उसको आधा करके लाइनिंग कर दी गई है। यहाँ अनुपात का चिन्ह है। यहाँ एक त्रिभुज बना है तो आगे भी क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज होना चाहिए और त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज और उसको आधा लाइनिंग। तो ए विकल्प में नहीं है ऐसा, बी में भी नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है प्रश्न आकृति और यहाँ दिया है उत्तर आकृति। तो विकल्प ए है, बी है, सी है और डी है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्रश्न आकृति है, ये त्रिभुज बना हुआ है तो आगे जब जाता है ये त्रिभुज तो हो जाता है इस प्रकार बना हुआ, तो ये ऐसा हो गया और बना क्या छोटा। ये अंदर की ओर था तो ये कहाँ हो गया, बाहर की ओर। उसके बाद यहाँ अनुपात का चिन्ह है तो यहाँ बना हुआ है इस प्रकार से, अंदर बना हुआ पंचभुज, तो ये तो बनेगा बाहर की ओर और ये पंचभुज बाहर हो जाएगा और ये बनेगा अंदर की ओर। तो अब पहले विकल्प में तो इसका आंसर है नहीं, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो विकल्प नंबर किस में होगा, विकल्प नंबर होगा हमारा जिससे ये इस प्रकार से आकृति से मिलकर ये बनी है तो इससे मिलकर बनेगी हमारी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगी इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ प्रश्न आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति में त्रिभुज है, नीचे एक लाइन है, यहाँ पर त्रिभुज से इसमें कितनी लाइन बनी हुई है, 1 2 3 4 है, इसमें 2 4 6 हो गई। अनुपात इसमें 2 3 4 5 है, आपके कितनी बनेंगी 6। तो 6 वाली आकृति कौन सी होगी, तो यहाँ से ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 2 4 4 लाइन थी, 4 की बनी, 2 4 6 बनी, यानी 2 जुड़ गई है, 2 3 4 5, 5 की कितनी होनी चाहिए 7। तो इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं, इसमें भी 7 नहीं, तो किस में 7 बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या बना हमारा, आंसर बना डी ऑप्शन। तो प्रश्न 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न आकृति है। पहली आकृति इस प्रकार बनी है, दूसरी आकृति इस प्रकार।
तो यहाँ बीच में क्या एक लाइन बड़ी हुई है, तो कितनी लाइन होगी, 2। उसके बाद अनुपात का चिन्ह है, फिर यहाँ एक आकृति बनी हुई है तो इसमें एक लाइन है, तो उसके बाद कहाँ है, यहाँ से यहाँ एक लाइन होनी चाहिए। तो पहला विकल्प में तो ऐसा है नहीं, दूसरे में केवल एक लाइन है, सी में भी एक लाइन है, जबकि होनी चाहिए 2 लाइनें। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हम भाग 3 चलेंगे, भाग 3 की ओर। तो यहाँ निर्देश दिया है, पहले निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 प्रश्नों में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है और दी गई 4 उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। यदि दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितिक आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में लिखें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 दिया है और क्वेश्चन नंबर 9 देने के बाद यहाँ प्रश्न आकृति और यहाँ उत्तर आकृति है। तो इस आकृति को हम क्या कर देंगे, पूर्ण। तो यहाँ ये जो आकृति बनी है इस प्रकार से, ये इस आकृति को देखना किस विकल्प में। तो इस विकल्प में तो है नहीं, ये सीधिया बनी हुई लाइन है, जबकि इसमें ये सीधी नहीं है। उसके बाद ये बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से यहाँ प्रश्न आकृति है, उसके बाद उत्तर आकृति में विकल्प ए, बी, सी और डी। हम क्या करेंगे, इसको पूरा बना लेंगे, वर्ग बना देंगे इसको। इस प्रकार से, और देखेंगे इसमें कौन सी आकृति बनी हुई है। तो अब देखते हैं इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में बनी है। तो ए में तो बनी नहीं है, बी में नहीं बनी है, तो हमारे किस विकल्प में बनी है, सी में। तो इस 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है और उत्तर आकृति में विकल्प के रूप में दिए गए हैं ये विकल्प। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पूर्ण बना लेंगे एक वर्ग के रूप में। अब ये देखेंगे ये आकृति किस विकल्प में बनी हुई है। तो इसकी जैसी आकृति देखते हैं, तो विकल्प ए में तो है नहीं, हाँ ये विकल्प बी में इसके जैसी आकृति है। तो आंसर कौन सा बना हमारा, विकल्प नंबर बी, 11 का राइट आंसर। उसके बाद 12वां सवाल। अब 12वें सवाल को भी कैसे करेंगे हम, इस प्रकार से इसको पूरा कर लेंगे, इस प्रकार से। तो ये जो बनी है यही क्या हमारा आंसर होगा। और आंसर फिर देखें किस विकल्प में, इसके जैसा किस में बना हुआ, विकल्प नंबर ए में ही बना हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन। तो इस प्रकार इसको आकृति जो अधूरी होती है इसको हम पूर्ण कर लेंगे, और पूर्ण करने के बाद जो हमारे जहाँ पूर्ण करते हैं वही क्या होता है उसका आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं भाग 4 की ओर, और भाग 4 में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ निर्देश दिया है, निर्देश में है प्रश्न संख्या
13 से 16 प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश, सदृश का मतलब समान है, तथा एक अलग है। तो अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर जैसे ए, बी, सी या डी में उत्तर लिखें। तो इससे भाग 4 पार्ट 4 में यह कहा गया है कि इसमें 4 आकृति मिलेंगी। 4 आकृतियों में से 3 एक जैसी हैं, एक अलग है। तो हमें उसे अलग आकृति को क्या करना है, पता करना है कि कौन सी अलग आकृति है। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पहले में यहाँ एरो ऊपर की ओर है, यहाँ इस ओर है, यहाँ इस ओर है, तो यहाँ ऊपर की ओर है। और यहाँ इसमें दोनों अपोजिट हैं, और इसमें एक ऊपर है तो एक इस ओर है। तो इसमें से अलग कौन सा हुआ, अलग हुआ हमारा विकल्प नंबर सी। 13 का आंसर हो जाओ विकल्प नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में विकल्प ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनी है, फिर ऐसे बनी है, उसके बाद ये और उसके बाद ये है। तो हमारा जो आंसर होगा ना, इसमें अलग कौन सी होगी क्वेश्चन नंबर 14 में, तो ये हो जाएगी हमारी सी आकृति अलग हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ दिया है विकल्प ए, बी, सी, डी। तो यहाँ जब ये लाइन बनी है इस प्रकार से, तो ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4, तो ये आपस में क्या बराबर, यहाँ भी आपस में बराबर। उसके बाद यहाँ ये इसमें बराबर है, जबकि इसमें तो बराबर नहीं। तो हमारा विकल्प कौन सा लगा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में 3 जो विकल्प दिए थे वे एक जैसे थे, अर्थात सदृश थे। जो क्वेश्चन इसमें विकल्पों में अलग था, उसी को हमें क्या करना था, छांटना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो यहाँ ये इस प्रकार से बना, ये इस प्रकार से बना है। यहाँ ये इसका अपोजिट हो गया, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बना, ये इस प्रकार से बना है, ये इस प्रकार से है, तो ये इस प्रकार से है। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा अलग होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर बनेगा वो विकल्प नंबर ए बन जाएगा, 16 का ए आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले भाग 5 की ओर, और भाग 5 है निर्देश। तो निर्देश है प्रश्न संख्या 17 से 20। प्रश्न में 3 प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। प्रश्न आकृतियाँ एक श्रृंखला में ढूंढिए कि दी गई उत्तर आकृतियों ए बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर जैसे ए, बी, सी या डी में लिखें। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्न आकृति दी गई हैं इस प्रकार से, इसमें यहाँ, उसके बाद इसमें और उसके बाद ये। तो यहाँ इसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि 17 का जो विकल्प होगा वो होगा हमारा विकल्प के रूप में ए, बी, सी और डी दिया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ प्रश्न आकृति दी गई है। पहले यहाँ ये रंगा हुआ, उसके बाद ये रंगा है, उसके बाद ये रंगा। तो 1 से 2 बने हैं, तो यहाँ 2 से कितने बनने चाहिए, 3। तो अब देखते हैं, यहाँ तो ये बना हुआ नहीं है, 2 ही रंगे हैं, इसमें कितने 1 2 3 है। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा 18 का सही आंसर होगा,
बी ऑप्शन। 18 का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, यहाँ प्रश्न आकृति है और प्रश्न आकृति में ये इस प्रकार बनी है, इससे ये इस प्रकार बनी है, उसके बाद ये इससे किस प्रकार बनेगी। तो अब हम देखेंगे इसको किस प्रकार बनेगी। तो यहाँ आकृति ए है, आकृति बी है, सी है और डी है। तो यहाँ इसका आकृति का संबंध जिससे जिस प्रकार इससे है वैसे इसका अगली से होगा। तो यहाँ ये जब ये नीचे की ओर थे तो यहाँ बना हुआ था डार्क, सॉरी जब ये नीचे की ओर तो यहाँ डार्क बना था, तो ये आकृति बनी थी। आपका ये ऊपर की ओर है तो हमें ये वाला डार्क यहाँ आ जाएगा। बाकी तो इस प्रकार किस विकल्प में होगा, विकल्प नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प ए। उसके बाद विकल्प सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है प्रश्न आकृतियाँ, यहाँ इस प्रकार बना है, उसके बाद ये बना है, उसके बाद ये। तो जैसे ये इससे संबंधित है वैसी अगली आकृति इससे संबंधित होगी। तो यहाँ तो देखो सेम है और यहाँ ये वृत्त ऊपर की ओर, आपके कहाँ गया नीचे की ओर। तो अब का जो नेक्स्ट आकृति होगी तो ये तो सेम बनेगा और ये जो आकृति यहाँ आपके इस ओर आएगी यानी हमारे बाईं ओर आएगी। तो देखते हैं किस विकल्प में बाईं ओर बनी हुई है। तो विकल्प ए, बी, सी और डी। तो हमारा विकल्प आंसर कौन सा जाएगा, विकल्प नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो विकल्प डी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं भाग 6 और भाग 6 के पहले निर्देश को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निर्देश है प्रश्न संख्या 21 और 24 प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर जैसे ए, बी, सी तथा डी में लिखें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में प्रश्न आकृति और यहाँ उत्तर आकृति। तो हमें इन क्वेश्चनों में इसके जैसी ढूंढनी है, इसके जैसी आकृति किस में बनेगी। तो विकल्प ए, तो विकल्प ए में तो बनी नहीं है। विकल्प बी, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो यहाँ प्रश्न आकृति इस प्रकार से बनी है, यहाँ उत्तर आकृति इसके जैसा देखना है कि किस विकल्प में बना हुआ है। तो यहाँ तो ये रंगा हुआ नहीं, विकल्प ए तो आंसर होगा नहीं। फिर विकल्प बी इस प्रकार से और यहाँ बना हुआ, फिर यहाँ है, उसके बाद यहाँ बना हुआ, फिर यहाँ पर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNB प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपके किसी क्वेश्चन के विषय में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ प्रश्न आकृति है और विकल्पों के रूप में ए, बी, सी, डी दिया गया है। तो हमें यह पता करना है कि इसके जैसी आकृति किस विकल्प में है। तो इसके जैसी आकृति देखते हैं, पहला विकल्प देखते हैं इस प्रकार से। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा 23 का वो पहले विकल्प में ही आंसर हमें मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा ए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर विकल्प ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ प्रश्न आकृति है, उसके बाद यहाँ उत्तर आकृतियाँ हैं। तो यहाँ इस प्रकार उत्तर आकृति में विकल्प ए, बी, सी और डी दिया है। तो यहाँ देखना है इसके जैसी आकृति किस विकल्प में होगी।
तो यहाँ ए में तो है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी इस प्रकार की एरो बनी है, यहाँ बनी है, इस प्रकार से ये बना है, यहाँ बना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर विकल्प डी। उसके बाद भाग 7, और भाग 7 में निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है। तो सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए, बी, सी या डी को कालांकित कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है प्रश्न आकृति है, एक्स वाई एक दर्पण रखा है। तो इसको जैसे यहाँ रखा हुआ वैसे हम इस ओर पलट देंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा आंसर बनेगा। तो 25 का हम इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार का एक पेपर ले लेंगे और उसको उसको इस प्रकार लेकर इस पर आकृति बना देंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार ये आकृति बनी। तो हम इस आकृति को यहाँ इस प्रकार अपने बाईं ओर से दाईं ओर इस प्रकार पलट देंगे इस प्रकार, और ये जिस विकल्प में भी आंसर होगा ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो देखते हैं विकल्प ए में। तो विकल्प ए में तो इस प्रकार बना हुआ नहीं है। उसके बाद बी विकल्प में, बी विकल्प में भी ऐसा नहीं है, बी विकल्प में भी इस प्रकार नहीं बना हुआ। तो किस विकल्प में है? इस प्रकार से सी विकल्प में। तो सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप दर्पण से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं होगा। आप इस प्रकार की प्रैक्टिस घर पर बार बार करें। तो 25 का जो सही आंसर बना वो विकल्प नंबर सी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 इस प्रकार से बना हुआ है। तो 26 में क्या करेंगे हम? इसको हल करने के लिए इस प्रकार से एक आकृति बना लेंगे और इस आकृति को बना करके इस प्रकार आकृति बन गई। और इसको क्या करेंगे हम? जैसे अभी पलटा था इसको इस प्रकार, इसको क्या कर देंगे? इस ओर मोड़ देंगे, इस प्रकार इसको पलट देंगे और देखेंगे किस विकल्प में हमारा आंसर होगा। तो विकल्प ए में तो है नहीं, ये तो इसके जैसे, ये तो कभी आंसर नहीं होगा। उसके बाद बी, तो देखो यहाँ बी इसके जैसा बना, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर बना वो विकल्प नंबर बी बना। उसके बाद क्वेश्चन 27। तो क्वेश्चन 27 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ प्रश्न आकृति है, उसके बाद यहाँ उत्तर आकृति है। तो यहाँ दर्पण रखा है एक्स वाई। जब हम इसको इस ओर पलटेंगे तो ये वाला प्लस का निशान इसकी जगह आ जाएगा। तो प्लस का निशान इसकी जगह आने के बाद
देखेंगे प्लस का निशान यहाँ किस में आ रहा, तो पहले विकल्प में तो आ नहीं रहा है, पहले विकल्प में तो आ नहीं रहा, तो पहला विकल्प आंसर नहीं होगा। तो ये प्लस का निशान यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ। उसके बाद ये गुणा वाला यहाँ जाएगा, तो गुणा वाला यहाँ। उसके बाद ये तो पलटेगा नहीं, ये तो अपनी जगह ऐसी रहेगा, ये भी अपनी जगह ऐसी रहेगा। तो किस विकल्प में ऐसा, तो ये प्लस का निशान गुणा की जगह है, तो प्लस का निशान गुणा की जगह है, और गुणा का प्लस की जगह, तो यहाँ आ गया। और ये ऊपर वाले सेम रहेंगे। तो हमारा जो सही आंसर बना वो विकल्प नंबर सी, 27 का जो सही आंसर है वो विकल्प सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न आकृति है, और यहाँ उत्तर आकृति दी गई है। यहाँ इस प्रकार आकृति बनी, तो इसको हम इस ओर पलट देंगे। पलटने के बाद ये तो इसके जैसी है, ए के जैसी, ये तो बनेगी नहीं, ना ये बनेगी और ना ये बनेगी। तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, विकल्प डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर बनेगा वो विकल्प डी बनेगा। अब हम चलते हैं भाग 8 की ओर। भाग 8 में निर्देश, प्रश्न संख्या 29 से 31 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई हैं। उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई या निहित है, और सही उत्तर चुनें। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए बी सी तथा सी या डी को कालांकित कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 में प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति है। तो हमें ये जो आकृति प्रश्न आकृति में दी गई है, तो ये बताना है कि किस किस विकल्प में ये निहित है। तो हम देखेंगे विकल्प ए में तो बन नहीं रही, उसके बाद विकल्प बी में। तो हमारा आंसर जो बना 29 का, वह बना विकल्प नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ प्रश्न आकृति है, उसके बाद यहाँ उत्तर आकृतियाँ हैं। तो प्रश्न आकृति में इस प्रकार से ये चित्र बना है। तो ये हमें यह बताना है कि ये वाला चित्र किस आकृति में बना है। तो पहली में तो नहीं बना है, उसके बाद दूसरी में नहीं बना है, उसके बाद तीसरे में नहीं बना है। तो हमारा जो आंसर होगा विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न आकृति है, यहाँ विकल्प हैं उत्तर आकृति के रूप में ए बी सी डी। तो ये बताना है ये जो आकृति है किस विकल्प में छुपी हुई है। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। यहाँ विकल्प में ए बी सी और डी। तो इसमें से बताना ये किस विकल्प में होगा। तो देखते हैं किस विकल्प में। तो यहाँ ए में तो बना हुआ नहीं है ये, उसके बाद बी में भी नहीं बना हुआ, तो क्या है सी में। सी में कहाँ बना है, ये इस प्रकार से एक कट ये हो गया, एक ये हुआ, एक यहाँ पर हुआ ये इस प्रकार, और एक हुआ ये इस प्रकार से। तो आंसर कौन सा बना हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर। उसके पश्चात हम भाग 9 की ओर चलते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 33 से 36 दी गई हैं। इसमें प्रत्येक
प्रश्न में ऊपर की ओर प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और नीचे की नीचे की ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए, बी, सी या डी को कालांकित कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 में है तो पहले इस प्रकार इस कागज को इस प्रकार लिया, इसे नीचे की ओर मोड़ा, फिर इस ओर से साइड की ओर मोड़ा, आकृति बनेगी ये इतनी। इसको इस प्रकार कट लगाया, तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा आकृति ए जैसी तो बनेगी नहीं, बी जैसी ये डी वाली भी नहीं बनेगी और सी नहीं बनेगी। तो हमारी आकृति देखो इस प्रकार से किस में बना, इसमें बना, तो आकृति कौन सी बनेगी, बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में प्रश्न आकृति और ये इस प्रकार से बना हुआ है। फिर कागज को इस ओर मोड़ा, फिर कागज को एक इस ओर मोड़ा, तो हम आकृति इस प्रकार से बनती है। इसमें ये इस प्रकार से बना देंगे। जब इस कागज को खोल लेंगे तो ए तो बनेगा नहीं क्योंकि बीच में आ रहे, तो हमें देखने से क्या पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। पहचान के लिए ये 2 बने हुए हैं, तो 2 तो बीच में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ प्रश्न आकृतियाँ हैं। प्रश्न आकृति के लिए हम यहाँ एक पेपर लेंगे, इस पेपर को पहले हम ऊपर की ओर मोड़ेंगे, कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। फिर इसको जिधर तीर का निशान है या एरो का साइन है उस ओर क्या कर देंगे, इसको मोड़ देंगे, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। फिर हम इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार से यहाँ कट लगाएंगे और यहाँ लाइनिंग बना देंगे। अब जब हम लाइनिंग को खोलेंगे तो लाइनिंग को खोलने के बाद हमारा जो आंसर बनेगा तो ए तो बनेगा नहीं, ना विकल्प बी बनेगा, तो हमारा आंसर जो बन जाएगा विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है कि यहाँ इस प्रकार एक कागज लेंगे, पहले इस कागज को इस प्रकार मोड़ा तो हमें आकृति इस प्रकार से मिलेगी। फिर इसको इधर से ऊपर की ओर मोड़ा और इसको इस ओर मोड़ा, तो हमें उसके बाद हमें इस प्रकार आकृति बनी। तो हमने इसको यहाँ कट लगाया चारों कोनों पे। तो यहाँ देखते हैं उत्तर आकृति में जब हम खोलेंगे तो इसकी आकृति तो बनेगी नहीं, ना इसकी जैसी आकृति बनेगी। हाँ, ये कट की वजह से, ये जो कट हैं चारों कोनों पे, इस प्रकार से हमें आकृति जो प्राप्त हो जाएगी वो होगी विकल्प नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर सी है। उसके बाद हम चलेंगे भाग 10 जो रीजनिंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ निर्देश दिए हैं प्रश्न संख्या 37 से 40। तो प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि प्रश्न आकृति में निहित आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। यानी इसमें प्रश्न आकृति के रूप में हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए होते हैं, उन पार्ट्सों से मिला करके हमें क्या एक आकृति का निर्माण करना होता है। तो यही सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में
अंग्रेजी अक्षर ए कोमा बी कोमा सी या डी को कालांकित कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर है 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ प्रश्न आकृति है, उसके बाद यहाँ उत्तर आकृति है। तो यहाँ ये टुकड़े बने हुए हैं यहाँ पर, ये तो इनसे मिला करके एक आकृति का निर्माण करना। तो पहले तो हम गिन लेंगे कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें गिनते 1 2 3 4 5, 5 तो हैं, पर यहाँ इस प्रकार की आकृति नहीं बनी हुई है। तो इसलिए इसमें जो हमारा विकल्प ए तो आंसर होगा नहीं 37 का। उसके बाद आगे देखते हैं हम। तो यहाँ इस प्रकार की आकृति भी है, यहाँ इस प्रकार की ये भी आकृति बनी हुई है, उसके बाद ये आकृति यहाँ बनी हुई है, उसके बाद ये आकृति यहाँ बनी है, और ये वाली आकृति भी ये बनी हुई है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर हम विकल्प सी की बात करें तो सी में इस प्रकार की कोई त्रिभुज नहीं बना हुआ, यहाँ ये वाला त्रिभुज नहीं बना हुआ, तो इसलिए 37 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प बी में ही हमें मिल रहा है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो यहाँ प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति है। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ प्रश्न आकृति है, उसके बाद यहाँ उत्तर आकृति है। तो ये जो पार्ट है, इन पार्टों से मिलकर एक आकृति बनी है। तो हमें यह पता करना है कि कौन से पार्ट में यह आकृति बनी है। तो यहाँ इस प्रकार यह आकृति है और यहाँ इस प्रकार से बनी हुई है। तो यहाँ आकृति बनी हुई 1 2 3 4 5। यहाँ पहले में 1 2 3 4 5, 5 तो बनी हुई है, पर यहाँ इसमें इस प्रकार की आकृति नहीं बनी हुई। उसके बाद बी में 1 2 3 4 5 पार्ट इसमें भी है, पर इस प्रकार का त्रिभुज, दो त्रिभुज नहीं बने हैं। ऐसे इसमें इस प्रकार के त्रिभुज नहीं बने दो। इसमें यहाँ एक आकृति ये बनी हुई है, उसके बाद ये आकृति बनी हुई है, उसके बाद ये आकृति बनी हुई है, और फिर ये आकृति बनी हुई है। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारा इनसे किस आकृति का निर्माण हुआ, विकल्प नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है विकल्प डी सही आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो यहाँ पर ये प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति है। तो इस प्रकार के 1 2 3 4 5 5 पार्ट को जोड़ करके वृत्त बनाना है। तो इसमें कितने पार्ट, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट तो हैं, पर इसमें 1 2 3। तो यहाँ तो ये तो पहला विकल्प तो होगा नहीं। बी विकल्प को देखते हैं, तो बी विकल्प भी नहीं बन रहा। सी विकल्प में इस प्रकार से बन रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर क्या होगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 39 का। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न आकृति है, यहाँ बना हुआ प्रश्न आकृति में ये पार्ट दिए हैं। उसके बाद उत्तर आकृति में विकल्प 1, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो इसमें यहाँ इस प्रकार से ये छोटा त्रिभुज तो बन नहीं रहा इसमें, विकल्प ए में क्वेश्चन नंबर 40 के बन रहा। तो यहाँ देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। तो ये हाँ ये पार्ट बन रहा है। तो इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4, और ये बना हुआ। तो ये तो यहाँ बना हुआ है, और ये यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसमें ये पार्ट ये बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये पार्ट भी यहाँ बना हुआ है। बचा क्या हमारा, ये पार्ट, ये भी इसमें बना हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग, इस विकल्प के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा। इस प्रकार हमारे रीजनिंग के पूरे 40 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, खंड सेकंड गणित, जिसमें गणित से संबंधित 20 क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे
निर्देश पढ़ेंगे और निर्देश पढ़ने के बाद गणित के पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ खंड सेकंड गणित और यहाँ दिया है निर्देश। तो निर्देश दिया है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इनमें केवल एक उत्तर ही सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसका क्रम अक्षर उत्तर पत्रिका में संबंधित प्रश्न अक्षर के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ 41 क्वेश्चन है। 7,0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या। छोटी से छोटी कैसी संख्या? सम संख्या क्या होगी? तो इन वाले वर्डों से ये जो अक्षर दिए गए हैं, इनसे छोटी से छोटी सम संख्या हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो सम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनमें पहले क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद 0, उसके बाद क्या लिख देंगे? 3, उसके बाद 7 और उसके बाद क्या लिख देंगे? 2। अब जिस विकल्प में ये दे रखा है वही क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ बनना है 10,371, 10,372, सॉरी 10,372 बनना है। तो देखते हैं किस विकल्प में। तो यहाँ हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट में 10,372। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 42। एक ट्रक 475 बोरे ढो सकता है, तो 58,425 बोरे ढोने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे ट्रक और दूसरी तरफ लिखेंगे बोरे। तो ट्रक के सामने क्या है? ट्रक के आगे है 1, तो लिख देंगे 1 ट्रक। बोरों के पास 475। ऐसे यहाँ कितने लिखा हुआ ट्रक, तो कितने के लिए क्या मान लेंगे? x। और कितने बोरे? 58,425। हम क्या करेंगे? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 1 की गुणा 58,425 बराबर x गुणा 475। अब ये ट्रक के सामने x है, जो x का मान आएगा हमें पता चल जाएगा कितने ट्रक होंगे। ये वैल्यू क्या गुणा में, दूसरी साइड जाके क्या में हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो x बराबर 58,425 रपोन कितना जाएगा? 475। तो इसको हम 5 बार काट लेंगे। 5 नम 45, 2 बचा, 5 पंजे 25। यहाँ 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, 3 बचा, 5 छंग 30, 4 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। तो कितना बना यहाँ पर? 11,685 और अपोन में 95। अब 5 से 5 ही करना 5, 4 बचा, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 3 और 5 सत्ते 35। तो कितना बना यहाँ से? अब हम करेंगे इसको भाग कर देंगे इस ओर। 19 से, तो 19 ही करना 19 माइनस करेंगे कितना बचा? 4, अगली संख्या 3, 19 दूनी 38 माइनस करेंगे कितना बचा? 5, अगली संख्या 7, 19 तिया 57 माइनस करेंगे 0। ये बना शेषफल। तो 19 से कितनी बार कट जाएगा? 123 बार। कितनी बार? 123 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 123। अब हम ये देखते हैं कि 123 किस विकल्प में दे रखा है। तो देखते हैं किस विकल्प में दे रखा है 123। तो अब देखते हैं, विकल्प ए में तो है नहीं, बी में नहीं है,
तो आंसर किस में मिला हमें? विकल्प नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर बना हमारा विकल्प तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ 13.3 कॉमा 1.33 कॉमा 1.0033 और 1.0333 का योग क्या होगा? तो इसको हम क्या करेंगे, ये पंक्ति में लिखा होगा, हमें इसे कॉलम में लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 13.3 और यहाँ आ जाएगा 1.33, उसके बाद 1.0033 और यहाँ 1.0333। इसको क्या कर लेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ 3 और 3 6, यहाँ 3 और 3 6, यहाँ 3 और 3 6 और यहाँ भी 3 और 3 6, 1 2 3 और 3 6 और यहाँ पे कितना बना 1। तो हमारा आंसर बना 16.666। अब देखते हैं ये जो आंसर है किस विकल्प में दे रखा है। तो यहाँ विकल्प देखते हैं इसके जैसे सेम मिला के। तो पहले विकल्प में तो है नहीं, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। तो आंसर क्या बना हमारा? विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं 44वां क्वेश्चन। तो 44वां क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 44 है 2000 रुपये का 7.5% क्या है? तो यहाँ रुपये 2000 तो लिखेंगे 2000, ये जो का लिखा हुआ का मतलब गुणा, और यहाँ 7.5 तो लिख देंगे 7.5% इजिकल टू में लिखेंगे 2000 गुणा 7.5 है तो प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो बना 20 गुणा 7.5। हम एक अपनी तरफ से लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ 20 गुणा 75 और बटे 10, इस जीरो से जीरो कट जाएगा। तो 2 गुणा 75, तो 2 पंजे 10 का जीरो हासिल 1, 2 सत्ते 14 1 15। तो कितना बना हमारा? 150। तो 150 रुपये ये फाइनल क्या बना? आंसर। अब हम देखेंगे 150 किस विकल्प में दे रखा है। तो यहाँ ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन में तो 150 है नहीं, ना बी ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर किस विकल्प में मिला? सी ऑप्शन में। तो हमारा सी क्या हो गया इसका 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ 2000 रुपये तो हम लिख देंगे मूलधन। मूलधन या क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 2000 रुपये की जमा राशि पर एक बैंक 5 वर्ष के बाद 3000 रुपये वापस करता है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो मूलधन कितना बना हमारा? 2000। 2000 रुपये टाइम समय, समय बराबर 5 वर्ष। तो यहाँ हो जाता है या वापस करेगा करता है, तो वापस जो होगा वो क्या बनेगा हमारा? मिश्र धन। तो यहाँ लिख देंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना होगा हमारा? 3000 रुपये। उसके बाद मिश्र धन का एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और प्लस मूलधन। साधारण ब्याज प्लस मूलधन बराबर 3000। अब साधारण ब्याज मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 प्लस मूलधन कितना 2000 बराबर 3000। ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो मूलधन कितना 2000, तो मूलधन 2000 गुणा दर निकालनी है गुणा समय 5 वर्ष बटे 100 बराबर 3000 और माइनस 2000। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो तो 20 गुणा 5 गुणा दर बराबर कितना 1000।
तो यहाँ से 20 पंजे 100, 100 गुणा दर बराबर 1000। ये 100 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो दर बराबर 1000 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो दर कितनी आई 10%। तो दर 10%, दर जो आ गई 10% आई। अब देखते हैं विकल्प में कहाँ दे रखा है 10%। तो यहाँ ए में तो है नहीं, बी में भी नहीं है, तो किस विकल्प में, विकल्प सी में। तो विकल्प सी में क्या आ गई 10% हमारी दर आ गई। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 46 क्वेश्चन। तो 46 क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 46 क्वेश्चन है जोसेफ 60 सेकंड में 150 मीटर तैर सकता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। पहले इसमें जोसेफ नाम दिया है, तो यहाँ समय कितना दिया है, समय समय दिया है 60 सेकंड, 60 सेकंड। यहाँ 50 मीटर क्या हो गई हमारी ये दूरी, तो लिखेंगे दूरी, दूरी बराबर 10 मीटर 150 मीटर, 150, दूरी 150 मीटर। अब चाल होती है गति, गति बराबर दूरी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी 150, समय कितना 60, जीरो से जीरो। अब 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये बने 5/2, बना मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये बना 5/2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, 5/2 गुणा 18/5 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। अगर हमें किसी को भी चाल को या गति को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, तो हम उसको 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब 5 से 5 एक बार कटा, 5 ही का ना 5, 2 से 9, 2 ही का ना 2, 2 9 18। तो 1 की 9 से गुणा होगी तो 9 बनेगा, और 1 की 1 से गुणा होगी तो 9/1, तो यहाँ बन जाएगा 9। कितना बनेगा 9, आंसर बनेगा 9 किमी प्रति घंटा। तो हमारी जो गति है, ये चाल है, वो कितनी आ गई, गति बराबर आ गई 9 किमी प्रति घंटा। ये आ गया इस सवाल का राइट आंसर। तो देखते हैं हम इसमें किस में दे रखा, किस ऑप्शन विकल्प में। तो विकल्प ए, तो विकल्प ए क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। उसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, एक घनाभ का आयतन इतना है, उस और चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रम से 30 सेमी एवं 40 सेमी है, तो लंबाई क्या होगी। तो इसमें लंबाई बतानी होगी हमें। तो यहाँ लिखेंगे पहले घनाभ का आयतन, घनाभ, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ये दे रखा, तो यहाँ लिख देंगे 36,000 बराबर लंबाई, तो लंबाई नहीं दे रखी, लंबाई निकालनी, तो लंबाई को इसी प्रकार लिख देंगे लंबाई, गुणा चौड़ाई कितनी, चौड़ाई ये दे रखी, चौड़ाई दे रखी 30, तो लिखेंगे गुणा 30, गुणा ऊंचाई कितनी है 40, तो लिखेंगे 40। तो ये क्या है मल्टीप्लाई में है, अदर साइड जाके ये अपोन में हो जाएगा। तो 36,000 अपोन में बनेगा 30 गुणा 40 बराबर लंबाई। अब यहाँ 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, कितना बना 120। तो यहाँ लंबाई
लंबाई बराबर 120 और अपॉन में कितना बना 4 4। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 तिया 12 जीरो, तो कितना आ गया 30 और 30 क्या आ गया 30 से सेमी। तो लंबाई 30 सेमी आई। तो अब ये देख लेंगे कौन से विकल्प में लंबाई 30 सेमी, लंबाई 30 सेमी किस में दे रखी है, विकल्प ए में नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी। तो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 48 है, उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 48 मीटर है होगा। तो यहाँ दिए क्या रखा है, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप है 48 मीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो 48, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर 48/4। 4 से इसको कट करा कितनी बार, 12 बार। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा बराबर 12 मीटर। भुजा 12 मीटर। अब निकालना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात कितनी हो जाएगी 2। तो भुजा कितनी थी हमारी 12, तो 12 की घात 2 बराबर 12 गुणा 12। जब 12 की 12 से गुणा करते हैं कितना बनता है हमारा 144। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना वो 144 मीटर स्क्वायर। तो 144 मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, संख्याओं की अगली पंक्ति में, संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। तो यहाँ 2 है, 2 से अगर हम 2 की गुणा 2 से करें, 2 दूनी 4। 2 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो ये बनेगा 2 दूनी 4। अगर हम 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, ऐसा बन रहा है। ऐसे यहाँ 3 की गुणा किससे करें, 3 से, तो कितना बना 3 तिया 9, 9 की गुणा 3 से करी तो कितना बना 9 तिया 27। ऐसे ही यहाँ पर 4 की गुणा 4 से करी तो कितना 4 चौक 16, 16 की गुणा 4 से करी 16 चौका 64। अब यहाँ 2 3 4 आपके कितना आने वाला होगा 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। 5 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 5 पंजे 25। फिर 25 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना जाएगा 25 की 5 से गुणा करने पर 25 पंजे 125। तो एक रिक्त स्थान की जगह क्या आया 125, 25 और 5। तो आंसर बना 5, 25 और 125। तो देखते हैं किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर सी में। तो इस 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो यहाँ 50वां क्वेश्चन है, किसी स्कूल की छठी कक्षा में औसत अप्रैल, किसी स्कूल की छठी कक्षा में अप्रैल माह में होने वाले दाखिलों की संख्या दंड चार्ट द्वारा दिखाई गई है। तो यहाँ ये जो बना है दंड चार्ट है, और यहाँ दाखिलों की संख्या है 25, 50, 75, 100, 125 और 150। यहाँ अप्रैल माह की तारीखें 10 तारीख, 11, 12, 13, 14, 15 तक दी गई है। उसके बाद यहाँ बताना अप्रैल माह की किस तारीख को सबसे कम दाखिले हुए। तो हमें ये देखना सबसे कम दाखिले किस तारीख को हुए। तो सबसे यहाँ ये इस प्रकार से जो ये दे रखा है इसमें सबसे नीचे कौन है, ये। तो ये कितने दाखिले हुए 50 सबसे नीचे है, और तारीख कौन सी 12। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, विकल्प नंबर बी। तो विकल्प नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है 51। इसमें 3 गिरजाघरों
की घंटियाँ क्रम से 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक समय प्रातः 8:30 8:30 बजे बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी? इस क्वेश्चन का क्या देना हमें? राइट आंसर। तो जब भी इस प्रकार के घंटे वाला सवाल हो तो इसमें हमें क्या निकालना होता है? हमेशा लेस है। तो इसका निकाल लेंगे हम लेस है। तो यहाँ लिखेंगे हम 10, 10, 12 और 15। ये क्या दिए हैं? मिनट दिए हैं। तो इसका हम क्या निकाल देंगे? लेस है। 2 से 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 से 5 ऐसे आएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। उसके बाद नेक्स्ट में 5, 5 का ना 5, 2 ऐसे आया, 5 का ना 5। तो लेस है बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 गुणा 2 का ना 2, 2 का ना 2 और 30 दूनी 60। तो कितने मिनट बनी? 60 मिनट। अब 60 मिनट बना तो यहाँ 60 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा। तो 60 मिनट में कितना घंटा होता? 1 घंटा। या 1 मिनट में कितनी मिनट होती है? 60। तो यहाँ प्रातः कितने बजे वे एक साथ बजी थी? तो प्रातः टाइम था 8:30। कितना? 8:30। 8:30 में 1 घंटा क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। तो 1 घंटा जब इसमें जुड़ेगा तो कितना जाएगा? 9:30 बजे प्रातः 9 बजे प्रातः। तो 9:30 बजे प्रातः। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर कौन सा होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा बी। 51वें क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। यदि 2.5 को 149.93 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा? तो इजी क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन। तो यहाँ 149.93 मल्टीप्लाई करनी है 2.5 से। तो पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 नम 45 1 46, 4 5 नम 45 और 4 49, 5 चौक 20 4 24 और 5 तो कितना बनेगा? 7 गुणा 2 तिया 6, 2 नम 18 8 हासिल 1, 2 नम 18 19, 9 हासिल 1 और 2 चौक 8 9 और 2 का ना 2। अब इसको क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 बना, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 10 8 18 का 8 हासिल 1, 14 का 4 हासिल 1, 10 7 17 का 7 हासिल 1 तो 3। तो कितना बना? पॉइंट कितने पे लगाना? 1 2 3, 3 अंकों पे 1 2 3। तो कितना बना हमारा? 347.825। तो इसके निकटतम देखना कौन सा है। 1300 तो है नहीं, 2375 भी नहीं है, 450 भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? विकल्प नंबर डी। इसका आंसर 375। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 को हल करेंगे। तो यहाँ 3/5 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10 और छोटा ब्रैकेट बंद। उसके बाद गुणा, छोटा ब्रैकेट शुरू
36/45 भाग 16/5। इसको क्या करना है, सरल। तो यहाँ 5 5 और 10 का इनका लैसे कितना बनेगा, 10। तो 3 गुणा, जब इस 5 से 10 को भाग करेंगे तो भागफल 1 बनेगा, सॉरी भागफल 2। तो हम गुणा किससे कर देंगे, 2 से। प्लस 1 गुणा, जब 5 से भाग करेंगे तो कितना बना, भागफल बनेगा 2, तो 2 से गुणा। -3 गुणा, जब इस 10 से 10 को भाग करेंगे तो भागफल 1 बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई, इजिकल टू 36/45 गुणा, तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 16। अब तो यहाँ 5 का ना 5, 5 नाम 45 और 9 चौक 36, 4 का ना 4, 4 चौक 16। तो यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 2 -3 अपॉन में 10 गुणा, तो यहाँ बना 1/4, 1/4, तो 6 2 8, 8 -3/10 और गुणा 1/4 इजिकल टू, तो यहाँ 8 में से 5 निकालना, वो 8 में से 3 5, 5/10 और गुणा 1/4। 5 से ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार। 1/2 गुणा 1/4, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से, तो बना 1/4 दूनी 8, तो 1/8। इसका क्या बना, राइट आंसर। तो हमारा कौन सा विकल्प आ गया, क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा, विकल्प देखते हैं। तो विकल्प एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 53 का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 है, एक रेलगाड़ी 50 किमी प्रति घंटा की गति से 2 किमी लंबा पुल कितने समय में पार कर लेगी यदि गाड़ी की लंबाई 500 मीटर है। तो यहाँ पहले हम लिखते हैं गाड़ी की चाल। तो चाल बराबर कितनी दे रखी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई चाल या गति, 50 किमी प्रति घंटा। अब यहाँ पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, 2 किमी। अब यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। उसके बाद कुल दूरी बराबर, तो ये 2 किमी और प्लस 500 मीटर, 500 मीटर क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये बन गया 2.5 किमी, 2.5 किमी। अब हमें निकालना क्या है, समय। क्या निकालना, समय। दूरी हमारे पास ये रही, चाल ये रही, तो समय निकालना है। तो हम लिखेंगे समय बराबर दूरी और बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 2.5 और बटे चाल 50। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 25/500, 25 ही करा 25, 25 दूनी 50। तो कितना बना, 1/20 घंटे, 1/20 घंटे। अब इसको 1/20 घंटे को हम, आंसर दे रखा मिनट में, आंसर अगर मिनट में दे रखा तो हम किससे गुणा कर देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से क्या कर देंगे, गुणा 60। अब ये क्या बन गया, मिनट। और 20 ही का ना 20, 20 या 60, तो कितना बनेगा, तो यहाँ बना 3 आ गया, 3 मिनट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 54 था, तो 54 का जो आंसर बना, तो 54 का राइट आंसर बना 3 मिनट। तो देखते किस विकल्प में, विकल्प नंबर बी में ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब यहाँ व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, तो आय का 25% बराबर आय का 25% बचाता कितना, 3,000। तो लिख देंगे 3,000 रुपये। तो आय क्या उसकी, मासिक आय है, मासिक आय। तो मासिक आय का 25% बचाता है तो कितने बचत हो जाती है, 3,000 की। तो यहाँ उसकी मासिक आय निकालनी है। मासिक आय का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100 बराबर कितना हो गया, 3,000। 25 ही का ना, 25 25 चौका 100। तो मासिक आय बराबर 3,000 और गुणा 4। 1 0 2 0 3 0 और 4 तिया 12। तो आंसर बना 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये किस विकल्प में दे रखा है, हम देखते हैं विकल्प। तो ए में तो 15 है, तो आंसर किस विकल्प में मिला, पी विकल्प में। और क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर बना हमारा विकल्प नंबर बी। आशा करते हैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए हैं सभी समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, तो उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल लंबाई और गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, यहाँ 30 मीटर लंबा तो लिखेंगे 30 मीटर, गुणा चौड़ाई कितनी है 22 मीटर, तो लिख देंगे 22 मीटर। अब इनकी क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ 1 0 तो 1 0 ऐसी आ जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो कितना बना 660 वर्ग मीटर। तो 660 वर्ग मीटर। तो देखते हैं किस विकल्प में है, तो ये विकल्प नंबर सी में। तो 56 का जो राइट आंसर होया हमारा विकल्प नंबर सी। एक लड़के ने अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें 20% की हानि पर 64 रुपये में बेची, तो क्रय मूल्य क्या था। पहले लिखेंगे हानि बराबर कितना दे रखा 20%। उसके बाद यहाँ बेची, तो बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य है 64 रुपये, 64 रुपये। उसके बाद क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये रूल होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 और अपॉन में 100 माइनस हानि। तो यहाँ इजिकल टू विक्रय मूल्य कितना 64 गुणा 100/100 माइनस हानि कितने की हुई 20 की, तो 20 लिखेंगे बराबर 64 गुणा 100 और अपॉन में 80। 0 से 0, 8 का ना 8, 8 अट्ठे 64, तो 8 गुणा 10, तो 8 की जब 10 से गुणा होगी तो कितना बनेगा हमारा 80 रुपये। तो हमारा जो क्रय मूल्य बना, ये क्रय मूल्य कितना बना 80 रुपये। अब हम देखते हैं किस विकल्प में 80 रुपये दे रखा है। तो यहाँ विकल्प नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर बना हमारा वो विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में कौन सी संख्या
अभाज्य है। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य होगी। तो यहाँ विकल्प ए में 91 दे रखा है, विकल्प बी में 93, सी में 95 और डी में 97। तो 91 तो कट जाती है, 7 से कट जाएगी, और ये 3 से कट जाएगी, और ये 5 से। 97 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, केवल अपने आप से और 1 से। तो आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 58 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। तो 59वां क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। 7 लीटर तेल से 350 मिली वाली तेल की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 59। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बोतलें बराबर। तो बोतलें बराबर, तो कुल तेल कितना है, 7 लीटर। 7 लीटर कुल तेल, एक बोतल में तेल आता 350 मिली बराबर। अब 1 लीटर में कितने मिली होता है, 1000। 7 गुणा 1000 मिली बटे 350, जीरो से जीरो, 7 ही का ना 7, 7 पंजे 35, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10। तो कितनी बोतलें भरी जाएंगी, 20। तो इसका जो राइट आंसर आया वो आ गया हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए पहले लिखें 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 3 अंकों की 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी बनी, ये 3 अंकों की छोटी संख्या 100। अब क्या दे रखा, 4, 6, 8 और 12। इनका क्या निकाल देंगे, लेस है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। उसके बाद 2 ही करना 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद 3 से अब लिख देंगे लेस है। लेस है बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1, तो हम डायरेक्ट कितना लिख लेंगे, 2। अब 2 दूनी 4, ये वाला 2 उठा लेंगे बस। 2 दूनी 4, 4 गुणा 2 तिया 6 और 6 चौक 24। इस 24 से 100 को क्या करेंगे, 100 को भाग। तो 24 से 100 को भाग करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो माइनस कितना बचा, 4 से इस पर, 4 से इस पर। तो यहाँ लिखते हैं 3 अंकों की 3 अंकों की छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित होती है बराबर। तो हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। 100 प्लस ये जो 24 है, 24 प्लस करेंगे, और इसमें से 4 ये जो शेषफल बचा है इसको क्या कर देंगे, माइनस। आंसर बना 100 प्लस 20, तो हमारा आंसर हो गया 120। और 120 क्या है इसका राइट आंसर। अब देखते हैं किस विकल्प में 120 दे रखा है। तो हमारा जो राइट आंसर बना वो कितना बना, 120। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है खंड 3 भाषा, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं।
तो भाषा से संबंधित पहले निर्देश दे रखे हैं। तो निर्देश हैं प्रश्न संख्या 61 से 80 तक निम्न अनुच्छेदों को सावधानी से पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनका क्रम अक्षर ए, बी, सी और डी है। इनमें से कोई एक उत्तर ही सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसका क्रम अक्सर उत्तर पत्रिका में संबंधित प्रश्न संख्या के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। अब दिया है पहला अनुच्छेद। अनुच्छेद फर्स्ट, ओजोन एक गैस होती है। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक रूप है। इस गैस की एक मोटी परत हमारे वायुमंडल में स्थित है। ओजोन की यह परत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो ओजोन परत प्रकाश में उपस्थित घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी तक ये किरणें नहीं पहुंच पाती यदि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को न सोखे और ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो अनेक गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे त्वचा का कैंसर, अंधापन आदि। आज हमारी लापरवाही से ओजोन परत में एक छेद हो गया है जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इस छेद का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रासायनिक पदार्थ है। यह पदार्थ एयर कंडीशनर, फ्रिज, दूध को ठंडा करने वाली बड़ी बड़ी डेयरियों में उपस्थित यंत्रों में होता है। हमें ओजोन परत को बचाए रखने के लिए इन यंत्रों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। यदि हमने ओजोन परत की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो वह नष्ट हो जाएगी। उसके नष्ट होने से पृथ्वी से जीवन के समाप्त होने का तथा वनस्पतियों के लिए खतरा है। तो इस पैराग्राफ को प्यार के साथ धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रासायनिक पदार्थ किन यंत्रों में उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन दिया है टीवी, दूसरा ऑप्शन स्कूटर, तीसरा ऑप्शन एयर कंडीशनर और डी ऑप्शन है हवा। तो देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कहाँ बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रासायनिक पदार्थ है। यह पदार्थ एयर कंडीशनर, फ्रिज, दूध की बोतलों या दूध को ठंडा करने वाली बड़ी बड़ी डेयरों में उपस्थित यंत्रों में होता है। तो एयर कंडीशनर की बात हुई है, तो विकल्प में क्या दिया हमें? एयर कंडीशनर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, ओजोन परत सोखती है। ओजोन परत सोखती है तो यहाँ अनुच्छेद में ये दिया, देखो यहाँ ओजोन परत प्रकाश में उपस्थित घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। तो यहाँ हमें बताना है ओजोन परत सोखती है तो किसको सोखती है? ये लिखा हुआ पराबैंगनी किरणों को। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? पहला ही ऑप्शन आ जाएगा
ओजोन परत सोखती है पराबैंगनी किरणों को। तो 62 का जो आंसर है वो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 63। तो वायुमंडल में मोटी परत स्थित है। तो वायुमंडल में मोटी परत स्थित है तो कहेंगे ऑक्सीजन की, बी ऑप्शन ओजोन की, तीसरा है सी हीलियम की, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हम अनुच्छेद पर चलते हैं और पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है। ओजोन ओजोन एक गैस होती है। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक रूप है। इस गैस की एक मोटी परत, किसकी? ये जो ओजोन गैस है, इस गैस की एक मोटी परत वायुमंडल में उपस्थित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ओजोन की। किसकी? ओजोन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। ओजोन परत में छेद हो गया है प्राकृतिक रूप से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर होगा, ओजोन परत में छेद हो गया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अनुच्छेद में कहाँ दे रखा है इसका आंसर। तो ओजोन एक गैस होती है। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक रूप है। इस गैस की एक मोटी परत हमारे वायुमंडल में स्थित है। ओजोन की यह परत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो ओजोन परत प्रकाश में उपस्थित घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी तक ये किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। यदि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को न सोखे तो ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो अनेक गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे त्वचा का कैंसर, अंधापन आदि। आज हमारी लापरवाही आज हमारी लापरवाही तो ये लापरवाही से ओजोन परत में एक छेद हो गया है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ था क्वेश्चन, ओजोन परत में छेद हो गया है तो किसकी वजह से? हमारी लापरवाही से। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? सी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। ओजोन परत के नष्ट होने से पहला ऑप्शन अनेक रोग उत्पन्न होने का खतरा है, बी वनस्पतियों को खतरा है, सी जीवन के समाप्त होने का खतरा है, और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर। उसके बाद अनुच्छेद 2। तो हम अब अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या दिया है। तो सूरदास के पद गाव गाव में गाए जाते हैं। वे हिंदी के यशस्वी भक्त कवि थे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का जैसे भावपूर्ण चित्रण सूरदास ने किया है वैसा विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। ब्रजभाषा की पूरी मिठास सूर के पदों में भर गई है। विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट बल्लभगढ़ से लगभग 2 मील दूर स्थित सीही में हुआ था। वह जाति के ब्राह्मण थे। किशोरावस्था में ही विरक्त होकर वे मथुरा चले गए और बाद में आगरा मथुरा के बीच गऊ घाट पर साधु के रूप में रहने लगे। उन्होंने अपना एक पद बनाकर स्वामी वल्लभाचार्य को सुनाया। इससे वे सूरदास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। उन्हीं की आज्ञा से सूरदास ने संस्कृत के श्रीमद्भागवत महापुराण के आधार पर श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक पद शैली में वर्णन किया। सूरदास के संबंध में प्रसिद्ध है कि वे जन्मांध थे, लेकिन उनके काव्य के
वर्णनीय विषय से स्पष्ट है कि ऐसी बात नहीं होगी। उन्होंने अपनी कविता में विविध रंगों बालकों की स्वाभाविक चेष्टाओं तथा प्राकृतिक दृश्यों का जैसा सजीव और यथार्थ वर्णन किया है, वैसा वर्णन वस्तुओं को भली भांति देखे बिना संभव नहीं है। इस प्रकार हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर इसके आंसर देखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, सॉरी 66वां क्वेश्चन है। हाँ, इस पैराग्राफ का अनुच्छेद 2 का तो पहले ही क्वेश्चन बनेगा, जबकि हमारा क्वेश्चन नंबर है 66। तो सूरदास की जाति क्या थी? तो यहाँ दे रखा, देखो यहाँ वह जाति के ब्राह्मण थे। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यानी 66वें का। वह जाति, उन सूरदास की जाति थी ब्राह्मण। तो 66 का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद 67 क्वेश्चन, सूरदास ने किसको अपना गुरु बनाया? तो सूरदास ने किसको अपना गुरु बनाया? इसका आंसर देखते कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ यहीं पे है, किशोर अवस्था में ही विरक्त होकर वे मथुरा चले गए और बाद में आगरा मथुरा के बीच गऊ घाट पर साधु के रूप में रहने लगे। उन्होंने अपना एक पद बनाकर स्वामी वल्लभाचार्य को सुनाया। इससे वे सूरदास की से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। तो किसने बनाया? वल्लभाचार्य ने। तो यहाँ 67वें का जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन। तो सूरदास ने किसको अपना गुरु बनाया? वल्लभाचार्य को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68। 68वां क्वेश्चन है, सूरदास के पद कहाँ गाए जाते हैं? तो गांव में, शहर में, जंगल में, और डी ऑप्शन है सभी जगह। तो यहाँ लिखा हुआ आगे पैराग्राफ में स्टार्टिंग में ही, सूरदास के पद गांव गांव में गाए जाते हैं। तो कहाँ? गांव में। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर बनेगा 68वें क्वेश्चन का वो बनेगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन, गांव में। तो सूरदास के पद गाए जाते हैं गांव में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 69। तो 69 क्वेश्चन में है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सीही में, दिल्ली में, बल्लभगढ़ में, और डी राजकोट में। तो हम देखते हैं यहाँ पर, वे हिंदी के यशस्वी भक्त कवि थे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का जैसा भावपूर्ण चित्रण सूरदास ने किया, वैसा विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। ब्रजभाषा की पूरी मिठास सूर के पदों में भर गई है। विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के, तो यहाँ दिल्ली के निकट बल्लभगढ़ से लगभग 2 मील दूर स्थित सीही में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीही में हुआ था। तो हमें क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर मिल गया। कहाँ? सीही। और सीही किस विकल्प में दे रखा है? पहले विकल्प में। तो 69 का जो सही आंसर है वो पहला विकल्प होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 है, श्री कृष्ण की बाल लीला की रचना किस शैली में की गई है? तो यहाँ पैराग्राफ में देखते हैं, पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, गद्य शैली, बी नाट्य शैली, तीसरा वार्तालाप शैली, और चौथा है पद शैली। तो हम देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ, यहाँ देखते हैं। यहाँ इन्हीं की आज्ञा से सूरदास ने संस्कृत के श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक पद शैली में वर्णन किया। किस शैली में? पद शैली में। तो अब देखते किस ऑप्शन में पद शैली दिया है। तो यहाँ 70 में दिया है पद शैली।
तो दिया है ये पदशैली डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी। उसके बाद हम नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 3 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 3, देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्ध हो चले थे। वे अपना पद छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, लेकिन यह शर्त रखी कि दीवान पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो और उसके विचार अच्छे हों। इन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही दीवान पद पर रखा जाएगा। विज्ञापन को पढ़कर दूर दूर से व्यक्ति अपने भाग्य की परीक्षा देने आने लगे। सुजान सिंह ने एक माह तक उनकी परीक्षा लेने हेतु उनके ठहरने का बंदोबस्त करवाया। सभी उम्मीदवार अपने दोषों को छिपाकर गुणों का उम्मीदवार अपने दोषों को छिपाकर गुणों का प्रदर्शन करने की कोशिश में लगे हुए थे। दीवान सुजान सिंह बूढ़े जौहरी के सामान गुप्त रूप से सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। अंत में उन्हें देवगढ़ स्थित रियासत के लिए पंडित जानकीनाथ के रूप में दयालु, उदार और आत्मविश्वास से परिपूर्ण दीवान मिल ही गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नज़र कैसे रखी। पहला ऑप्शन है जौहरी बनकर, दूसरा ऑप्शन है चोरी छिपे, तीसरा गुप्तचर की सहायता से, डी उम्मीदवारों के साथ मिलकर। 71 का जो आंसर बनेगा यहाँ बन जाएगा इसका आंसर चोरी छिपे। तो चोरी छिपे उन्होंने क्या है, नज़र रखी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 क्वेश्चन में क्या है, दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे। तो पहला ऑप्शन, उन्हें दूसरी रियासत में जाना था, भी उनकी आयु अधिक हो गई थी, वे सेवानिवृत्त होना चाहते थे, उन्हें काम की आवश्यकता नहीं थी। पैराग्राफ में देखेंगे, देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्ध हो चले थे, वे अपना पद छोड़ना चाहते थे। तो किस वजह से छोड़ना चाहते थे, वृद्ध होने की वजह से। तो यहाँ 72वें क्वेश्चन में दिया है उनकी आयु अधिक हो गई थी। तो उनकी आयु अधिक होने की वजह से वे पद छोड़ना चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां क्वेश्चन, दीवान पद के उम्मीदवार में क्या योग्यता होनी आवश्यक थी। तो ए ऑप्शन खानदानी, पढ़ा लिखा, दूसरा स्वस्थ और साहसी, सी खानदानी व राजसी, और डी ऑप्शन था शिक्षित, स्वस्थ और विचारवान। तो यहाँ हम पैराग्राफ में देखते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ उन्होंने अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार पत्रों से विज्ञापन निकलवाया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, लेकिन शर्त रखी दीवान पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो और उसके विचार अच्छे हों, तो इन गुणों से संपन्न होना चाहिए।
तो इसके अनुसार हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होना चाहिए? तो 73 का आंसर बनेगा हमारा विकल्प नंबर डी। इसमें शिक्षित भी है, स्वस्थ भी है और विचारवान भी है। इसके बाद हम 73 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ पंडित जानकीनाथ का चुनाव किसने किया? पहला ऑप्शन एक रियासत के महाराज ने, बी ऑप्शन दरबारियों ने, सी ऑप्शन सभी उम्मीदवारों ने मिलकर, डी ऑप्शन दीवान सुजान सिंह ने। तो 74 का जो सही आंसर बनेगा ये करा था किसने? दीवान सुजान सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया गया? टीवी पर, पहला ऑप्शन टीवी पर, दूसरा मुनादी द्वारा, तीसरा समाचार पत्रों में और डी है इन सभी में। तो इसका आंसर पैराग्राफ में कहाँ होगा देखते हैं, या अनुच्छेद में। यहाँ देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्ध हो चले थे, वे अपना पद छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार किसमें? प्रमुख समाचार पत्रों में क्या निकलवाया? विज्ञापन। तो क्या में निकलवाया? देखो समाचार पत्रों में। तो देखते हैं विकल्प में कहाँ वह समाचार पत्र दे रखा। तो यहाँ दे रखा ऑप्शन विकल्प नंबर सी में। तो दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकलवाया? समाचार पत्रों में। इस प्रकार हमारा अनुच्छेद 3 जिसके सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आशा की जाती है आप भी पैराग्राफ को धैर्यपूर्वक पढ़ करके उसके सभी क्वेश्चनों के सही आंसर देंगे और आने वाली परीक्षा में सभी क्वेश्चन सही करके अपना चयन करा लेंगे। अब हम अपने लास्ट अनुच्छेद 4 की ओर चलते हैं और अनुच्छेद 4 देखते क्या है। तो यहाँ नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1230 ईस्वी के लगभग बनवाया था। दिलवाड़ा में कई जैन मंदिर हैं, इनमें दो प्रमुख हैं, एक नेमिनाथ जी का तथा दूसरा आदिनाथ का। नेमिनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने में तो उतना आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। इस प्रकार हमारा अनुच्छेद 4 पूरा हुआ। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 76 प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का मंदिर बनवाया था दो भाइयों ने जिनके नाम थे, पहला नाम रामलाल और श्यामलाल, दूसरा नाम संतपाल और असंतपाल, तीसरा महेंद्रपाल और विजेंद्रपाल और डी है तेजपाल और वस्तुपाल। तो हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर अनुच्छेद में कहाँ है। तो नेमिनाथ जी के मंदिर के पास प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है, इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1230 ईस्वी के लगभग में बनवाया था। इसका आंसर कौन सा बन जाएगा फिर? डी ऑप्शन 76वें क्वेश्चन का तेजपाल और वस्तुपाल। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNB प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए
प्रेरणा का स्रोत बनता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके जो भी डाउट हैं उनको सभी को हल किया जाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। मंदिर में भगवान डोड की मूर्ति जगमगा रही थी। ये डोड डोड है। पहला ऑप्शन हनुमान जी की, दूसरा ऑप्शन शिव जी की, तीसरा नेमिनाथ जी की और डी है विष्णु जी की। तो हम देखते हैं कहाँ, यहाँ से देखते हैं। मंदिर बाहर से देखने में तो उतना आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। तो किसकी मूर्ति? भगवान नेमिनाथ जी की। तो विकल्प में कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। उसके बाद हम चलते हैं 78 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के जैन मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन दिल्ली में, अमृतसर में, दिलवाड़ा में और या काठियावाड़ में। तो देखते हैं विकल्प में देखते हैं कि अनुच्छेद में कहाँ दिया है। तो नेमिनाथ के मंदिर के पास ही प्रथम आदिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1230 ईस्वी के लगभग बनवाया था। दिलवाड़ा में, ये कहाँ आया? दिलवाड़ा में कई जैन मंदिर हैं। इसमें दो प्रमुख हैं, एक नेमिनाथ जी का और दूसरा आदिनाथ जी का। तो यहाँ क्या है हमारा? दिलवाड़ा। तो यहाँ नेमिनाथ और आदिनाथ जी के मंदिर कहाँ पर है? तो 78 का जो आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन, दिलवाड़ा में। तो यहाँ दे रखा पैराग्राफ में दिलवाड़ा में। उसके बाद 79 क्वेश्चन। तो 79 क्वेश्चन है, आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस ईस्वी में हुआ? आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस ईस्वी में हुआ? तो यहाँ देखते कहाँ दे रखा ये तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1230 ईस्वी में के लगभग बनवाया था। तो 1230 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ विकल्प नंबर बी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर 1230। उसके पश्चात हम अगला क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या है। मंदिर के वातावरण में थी। तो मंदिर के वातावरण में थी, पहला अत्यंत शांति, दूसरा अपूर्व शांति, तीसरा है घोर शांति और डी है भयानक शांति। तो हम देखते हैं पैराग्राफ को पढ़ करके कहाँ है इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1230 ईस्वी के लगभग बनवाया था। दिलवाड़ा में कई जैन मंदिर हैं। इनमें दो प्रमुख हैं, एक नेमिनाथ जी का तथा दूसरा आदिनाथ जी का। नेमिनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने में तो उतना आकर्षक नहीं है लगा, पर अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। तो कौन सी शांति थी? यहाँ मिला हमें वातावरण में अपूर्व शांति थी। तो हम देखते हैं कि कौन से विकल्प में अपूर्व शांति के बारे में बताया गया। तो यहाँ विकल्प बी। तो 80वें क्वेश्चन का
जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के 80 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आशा की जाती है आप सभी को हमारे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।